हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद सपना। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं और अच्छे तरीके से अपने एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, हमने एक सीरीज स्टार्ट की थी जिसमें हम रिलेटेड टू यूपीपीसीएल एमसीक्यूज प्रैक्टिस कर रहे हैं हमारे कॉमर्स पोर्शन के लिए, जिसमें हमारी 3 यूनिट्स आती हैं। दैट इज आवर अकाउंटिंग, ऑडिटिंग एंड इनकम टैक्स। ऑडिटिंग के लेक्चर्स ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं, जिसमें हमने एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करी है। साथ ही साथ आपको मेरे चैनल पर इसके पीवाईक्यू सेशन और डिटेल्ड लेक्चर्स भी मिल जाएंगे, जिनके थ्रू आप अपने एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। इनकम टैक्स की सीरीज हमने स्टार्ट करी है। रिसेंटली ही मैंने डिडक्शंस, टीडीएस और बेसिक्स ऑफ इनकम टैक्स को लेकर वीडियो लेक्चर्स अपलोड किए हैं, उसे जरूर देखिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इन सभी का लिंक मिल जाएगा। इनकम टैक्स की एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट की थी, जिसके पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड में हमने काफी सारे एमसीक्यूज को सॉल्व किया है। आज हम पार्ट 3 लेकर आए हैं, जिसमें स्पेशली हम डिडक्शन टॉपिक के एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे, इन्हें प्रैक्टिस करेंगे और साथ ही साथ क्विकली इसे रिवाइज करेंगे। उम्मीद करती हूँ इससे पहले के सारे पार्ट्स आप देख चुके हैं। अगर आपका कोई वीडियो मिस हो गया है तो चिंता करने की कोई बात नहीं है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। जस्ट क्लिक ऑन दैट लिंक और आपको सारे वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि इन सभी लेक्चर्स की पीडीएफ आप तक पहुंचे, तो उसके लिए आपको हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा, जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां से आप सारे पीडीएफ्स को डाउनलोड कर सकते हैं, चाहे तो उन्हें प्रिंट कर सकते हैं और आराम से अपनी स्टडीज को कंटिन्यू कर सकते हैं। ओके, सो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और जल्द से जल्द अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का एमसीक्यू सेशन। अगर करें इनकम टैक्स के सिलेबस की, तो आप देख सकते हैं बेसिक्स और इनकम फ्रॉम सैलरी, ये दोनों ही वीडियोस मैं आपको करा चुकी हूँ, जिसमें एमसीक्यूज हमने करे। लेक्चर फर्स्ट आपका जो था वो आपका है इनकम टैक्स का बेसिक, और इनकम फ्रॉम सैलरी मैंने लेक्चर 2 यानी कि पार्ट 2 है वीडियो का, उसमें मैंने आपको कराया है। आज पार्ट 3 जो है, इसमें हम डिडक्शंस को डिस्कस करेंगे और इसके बाद हम टीडीएस का एक वीडियो लेकर आएंगे और उसमें भी एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। ओके, सो जल्दी से जल्द अपनी नोटबुक और पेन निकाल लीजिए, बिकॉज इसके बिना तो पॉसिबल नहीं है कि आप सॉल्व कर पाए। ठीक है ना? फटाफट से आपको क्या करना है, याद करने की कोशिश करनी है कि क्या क्या डिडक्शंस थी, कितना अमाउंट था, कौन सा सेक्शन था। हर एक चीज आपके लिए तुरंत से रिकॉल करना जरूरी है। सो यहाँ पे मैंने एक ऐड की है आपके लिए स्लाइड, कुछ देखी देखी लग रही होगी उन स्टूडेंट्स को जो ऑलरेडी हमें फॉलो कर रहे हैं। सो अगर आप भी चाहते हैं तो जल्द से जल्द टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ये कुछ डिडक्शंस हैं, देखिए, जो कि आपके एग्जाम से पूछी जाती हैं। 80C से लेकर 80U तक की डिडक्शन यहाँ पर एक ही स्लाइड पे ऐड है, और बहुत ब्यूटीफुल और कलरफुल स्लाइड्स मैंने आपके लिए बनाई थी, जो आप टेलीग्राम चैनल से देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, मैच द फॉलोइंग। मैच करना है आपको। लिस्ट 1 में आपको दी है डिडक्शंस, लिस्ट 2 में आपको दी है उन डिडक्शन से रिलेटेड एक्सप्लेनेशन। आपको बताना है कि कौन सा सेक्शन यहाँ पर किस एक्सप्लेनेशन के बारे में बता रहा है। तो चलिए फटाफट से अपनी नोटबुक पर लिखिए ऑप्शन ए, बी, सी, डी। आपको देखना है डबल ई। 80 डबल ई किसकी बात करता है? सो हम जब देख रहे थे 80E, 80E किसकी बात करता है? बताइए, जल्द से जल्द सोचिए क्या बताया था 80E के बारे में। कुछ बच्चे अच्छे से रिकॉल कर रहे हैं, जवाब दे रहे हैं, मैं जानती हूँ, है ना? सो वो बहुत ही अच्छा रिवाइज कर चुके हैं, लेकिन कुछ को अभी भी कंफ्यूजन है। 80E, ई फॉर क्या बताया था आपको? ई फॉर एजुकेशन बताया था, है ना? एजुकेशन ले रहे हैं आप, एजुकेशन के लिए लोन ले रहे हैं। किस चीज के लिए? हायर एजुकेशन के लिए। ई फॉर एजुकेशन याद करवाया था या नहीं? अच्छा, एक और था 80EEA। अब 80EEA क्या था? 80EEA था आपका डिडक्शन अगेंस्ट होम लोन।
है ना। अगर आपने घर बनाने के लिए लोन लिया हुआ है, उसका आप इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, तो डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, 80 डबल ई था, डबल ई किसके लिए था? डबल ई भी होम लोन के लिए ही था। तो मैम ये वाला और ये वाला सेक्शन, इन दोनों में डिफरेंस क्या है भाई? ये समझने के लिए तो आपको डिटेल लेक्चर्स पढ़ने पड़ेंगे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप जानते हैं, तो वहां से आप इसे कवर कीजिए। फिलहाल मुझे पता है जब 80 डबल ई की बात हो रही है, सो 80 डबल ई किसके बारे में बात करता है? ये बात करता है जब आप लोन लेते हैं रेजिडेंशियल हाउस के लिए। यानी कि अगर मैं बात करूं ए का, तो ए का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर थर्ड, है ना। ए को किससे मैच करेंगे? ऑप्शन नंबर थर्ड से। अच्छा, 80E भी मुझे पता है, 80E इज रिलेटेड टू एजुकेशन, तो यानी कि मुझे डी का मिल गया फोर्थ पॉइंट। ए का 3, डी का 4। कहीं दिख रहा है आपको ए का 3? हाँ ये रहा, या तो 2 है या तो 3 है, ओके। डी का 4, डी का 4 यहाँ, भाई इतने में ही आंसर मिल गया हमें। ऑप्शन बी हमारा आंसर हो गया, लो सॉल्व हो गया, पूरा देखना भी नहीं पड़ा। तो अगर आपको कुछ सेक्शंस भी याद है ना, तब भी आप ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए बाकी पढ़ लेते हैं। 80 डबल जी, 80 डबल जी ए। 80 डबल जी डिडक्शन की बात करता है, ठीक है ना। 80 डबल जी ए भी क्या करता है? डिडक्शन की बात करता है। किसकी डिडक्शन? आई मीन किसकी डोनेशन, सॉरी डोनेशन में कहना चाह रही थी, डोनेशन की बात यहाँ पर करता है 80 जी, ठीक है। तो ये देखिए 80 GG कहाँ आएगा? साइंटिफिक डोनेशन। 80 GG किसकी बात करता है? जो भी रेंट आप पे करते हैं फॉर योर हाउस, है ना। सो 80 G किसका है? रेंट पेड। 80 डबल जी ए किसका है? साइंटिफिक रिसर्च। तो 80 डबल जी को बी का फर्स्ट और सी का 2, सो 3 1 2 4, 3 1 2 4, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर, ठीक है। इस तरीके से आपको अच्छे से अंडरस्टैंड करने हैं सारे डिडक्शंस को, तभी आप इजी तरीके से सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। एज पर 80G, 80G किसकी बात करता है? डोनेशंस की बात करता है। तो 80G में मैक्सिमम डिडक्शन कितनी है अगर आप कैश डोनेशन करते हैं? सो मैक्सिमम डिडक्शन का अमाउंट है दैट इज 2000 रुपीज। इतना ही कैश डोनेशन आपका अलाउड होगा फॉर डिडक्शन, इसके अलावा नहीं, ठीक है ना। अगर आपने 2000 तक कैश में डोनेट किया है तो आप इसका डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं, वरना नहीं कर सकते, वरना सारी पेमेंट्स कैसी होंगी आपकी? ऑनलाइन होंगी, ठीक है ना। सो ये मैंने आपको कराया है 80G के अंदर। आई होप आपने इसका करेक्ट आंसर दिया होगा। नेक्स्ट आता है आपका, विच सेक्शन गवर्न्स द डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ मेडिकल इंश्योरेंस? मेडिकल मतलब डॉक्टर किस में आता है? डी। मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम अंडर इनकम टैक्स एक्ट 1961। सो अगर आपको याद होगा हमने 80D की डिडक्शंस करी थी, ये देखिए 80D मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम, 80 डबल डी मेंटेनेंस इंक्लूडिंग मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ डिपेंडेंट डिसेबल्ड, डबल डी था ना, सो डिपेंडेंट डिसेबल्ड ऐसे याद किया था। डबल डी बी किस में आ गया? जब आपकी कुछ स्पेसिफाइड डिजीज हो गई, ठीक है ना। सो मेडिकल ट्रीटमेंट है किसी स्पेसिफाइड डिजीज के लिए, तो डी था नॉर्मल इंश्योरेंस प्रीमियम के लिए, डबल डी था आपका डिपेंडेंट डिसेबल्ड के लिए, डबल डी बी था आपका मेडिकल ट्रीटमेंट फॉर स्पेसिफाइड डिजीज, है ना। सो यहाँ पर डी फॉर डॉक्टर। तो मेडिकल इंश्योरेंस का क्या है? मेडिकल इंश्योरेंस का है आपका 80D, ठीक है, मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम। सो इसका करेक्ट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। समझ आया? करेक्ट है यहाँ पे, ओके। कंफ्यूज नहीं होना है, मैंने अच्छे से आपको ट्रिक्स के साथ याद कराए हैं कि कैसे आप इन डिडक्शंस को याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 पूछ रहा है, मैक्सिमम पॉसिबल अमाउंट ऑफ डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 डबल डी बी। तो अगर आपको 80 डबल डी बी याद होगा, जो कि मैंने अभी अभी आपको बताया, यहाँ पर हमारे पास दो अमाउंट थी। कौन कौन सी थी भाई? एक तो थी आपकी सीनियर सिटीजन की, है ना, एक थी आपकी अदर देन सीनियर सिटीजन। तो इसका अमाउंट तो कितना था? सिर्फ और सिर्फ 40,000। लेकिन जो आपका सीनियर सिटीजन था उनके लिए थोड़ा ज्यादा अमाउंट का डिडक्शन होता है, तो यहाँ पर कितनी अमाउंट थी? 1 लाख रुपीज करवाया है मैंने आपको, है ना। सो करेक्ट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। समझ आया? क्लियर हो रहा है? बहुत ही अच्छे से डिडक्शन इनफैक्ट 2 बार कर लिया है हमने, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 5th, फॉलोइंग इज नॉट अलाउड एज डिडक्शन अंडर सेक्शन 80TTA। देखो आपको 80TTA याद करना है, ठीक है। 80TTA भाई लास्ट में कहीं पे आएगा, है ना। 80C से 80U की डिडक्शन पढ़ रहे हैं तो लास्ट में कहीं पे था, ठीक है। 80U से पहले आएगा। 80TTA किसकी बात करता था? 80TTA बात करता था जब आप सेविंग्स अकाउंट में सेविंग्स करते हैं और वहां से कुछ इंटरेस्ट रिसीव करते हैं, ठीक है। इंटरेस्ट रिसीव करते हैं, सो इसकी जो मैक्सिमम एग्जेम्पशन है, कितना एग्जेम्पशन ले सकते हैं आप? एग्जेम्पशन ले सकते हैं आप 10,000 तक का, ठीक है। 10,000 तक का आप सेविंग्स का क्या ले सकते हैं? एग्जेम्पशन ले सकते हैं। तो यहाँ पे पूछा है कौन सा डिडक्शन अलाउड नहीं होगा। क्वेश्चन ढंग से पढ़िएगा, नॉट पूछा है, ठीक है। ये नहीं कि आपने फटाफट से टिक कर दिया, अरे मिल गया टिक कर दो, नॉट पूछा है। तो 10,000 की लिमिट है, देखो 10,000 की लिमिट सब पर है ना। अब ये जो लिमिट थी ये इंडिविजुअल के लिए भी है, HUF के लिए भी है। सेविंग्स की जब बात करते हैं ना, सेविंग्स की, सेविंग्स यहाँ पर बैंक की भी थी, पोस्ट ऑफिस की भी थी और आपकी कोऑपरेटिव सोसाइटीज की भी थी। तो देखो कोऑपरेटिव सोसाइटी का नाम आ गया, हाँ जी मैम आ गया। सेविंग्स का आ गया, पोस्ट ऑफिस का, हाँ जी मैम आ गया। सेविंग अकाउंट्स का आ गया बैंक के साथ, बिल्कुल। टाइम डिपॉजिट्स की बात नहीं हुई थी, ठीक है, यानी कि RD FD इनकी बात नहीं हुई थी। सो ये आपका गलत आंसर यहाँ पर दिया हुआ है। इसीलिए जो आपका करेक्ट स्टेटमेंट है, मतलब कि जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज बी, ये आपका आंसर बनेगा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। अगर आपने 80TTA आराम से पढ़ा है, समझा है, तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। 80TTA कहता है कि अगर आप कोई सेविंग अकाउंट से इंटरेस्ट रिसीव कर रहे हैं तो 10,000 तक आपको एग्जेम्पशन है, डिडक्शन क्लेम आप कर सकते हैं, चाहे आप सेविंग अकाउंट्स पोस्ट ऑफिस की बात करें, बैंक की बात करें या किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात करें। ओके, चलिए, वेरी गुड। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिडक्शन अंडर सेक्शन 80U। 80U कहाँ पे आता है? 80U मैम 80U आता है लास्ट में। 80U किसकी बात करता है? 80U एक ऐसे इंडिविजुअल पर्सन की बात करता है जो डिसेबल्ड है। अब ये इंडिविजुअल पर्सन जो डिसेबल्ड है, मतलब ये खुद का डिडक्शन ले रहा है। अच्छा 80D में हम बात कर रहे थे ना, डिपेंडेंट डिसेबल्ड, ये कोई डिसेबल्ड था जो आपके ऊपर डिपेंड था, आप एक SSC है, आपके ऊपर डिपेंड था। लेकिन 80U अगर खुद एज अ SSC आप डिसेबल्ड हैं तो आप यहाँ पे डिडक्शन ले सकते हैं। डिडक्शन के लिए यहाँ पे बोला है कि पर्सन जो है उसकी 80% से ज्यादा की डिसेबिलिटी है, 80% से ज्यादा की डिसेबिलिटी यहाँ पर है। तो देखिए दो केसेस थे, नॉर्मल डिसेबल्ड में 75,000 का तक का डिडक्शन क्लेम हो सकता है, एक जीरो हटा दीजिए, ठीक है। लेकिन अगर सीवियर डिसेबिलिटी है, मतलब 80% से ज्यादा, नॉर्मल का मतलब 40 से ज्यादा, सीवियर का मतलब 80 से ज्यादा, तो कितना था यहाँ पे? 1,25,000 था, है ना, 1,25,000 था। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये मैंने आपको कराया हुआ है 80U, तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर डी। वेरी गुड, करेक्ट ऑप्शन नंबर डी, 1,25,000, ठीक है, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है एक इंडियन रेजिडेंट है, एन इंडियन रेजिडेंट पेटेंटी, पेटेंट कराया है उसने 80RRB के अंदर, वो क्या चाहता है? डिडक्शन चाहता है। अब 80RRB, व्हाट इज RRB? R फॉर रॉयल्टी, ठीक है, रॉयल्टी। अगर आप किसी बुक के ऑथर हैं, आपने अपनी बुक को पब्लिश कराया हुआ है, जितनी बार पब्लिश होगी लोग उसको यूज करेंगे तो रॉयल्टी आपको मिलेगी, ठीक है। सो यहाँ पर कितना एक्सटेंड तक आप इसका डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं? सो यहाँ पे मैंने आपको बताया था 100% ऑफ सच रॉयल्टी, ठीक है, जितना भी रॉयल्टी है उसका 100%, या फिर 3 लाख, विच एवर इज लेस। डिडक्शन हमेशा सरकार कम अमाउंट तक का देती है, तो या तो रॉयल्टी का पूरा अमाउंट ले लो या फिर 3 लाख ले लो, दोनों में से जो भी वही डिडक्शन के लिए आप क्लेम कर सकते हैं। सो कहाँ पे लिखी है ये बात? ये बात लिखी है हमारे ऑप्शन नंबर सी में, ठीक है। सो 100% ऑफ सच इनकम और 3 लाख विच एवर इज लेस। तो देखो मोर है, ये गलत हो गया, 100% सच इनकम बट अधूरा है, 50% तो होता ही नहीं। सो 80RRB। अच्छा एक और क्वेश्चन होता है ऐसा 80QQB का, ठीक है, एक QQB भी होता है, ठीक है ना। सो यहाँ पे RRB किसके लिए? RRB है आपकी रॉयल्टी है, पेटेंट्स है, रॉयल्टी ऑन पेटेंट्स। QQB किसके लिए? QQB बुक्स के लिए, ठीक है। सेम यहाँ पर भी
वही है आंसर कि 100% ऑफ रॉयल्टी और 3 लाख विच एवर इज लेस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, डिडक्शन अंडर सेक्शन 80CC। सी फॉर कॉन्ट्रीब्यूशन। व्हाट इज सी? सी फॉर कॉन्ट्रीब्यूशन। तो 80CC की बात कर रहा है। यहाँ पर 80C आता है हमारा, 80CCC आता है, ठीक है, 80CC। अब 80CC क्या कहता है? 80CC में आता है एलिजिबल रेजिडेंट। अच्छा, यहाँ पे पूछा है डिडक्शन अंडर सेक्शन 80CC इज अवेलेबल टू एन एलिजिबल रेजिडेंट इंडिविजुअल हुज ग्रॉस टोटल इनकम डज नॉट एक्सीड। किससे एक्सीड नहीं करती है? ठीक है, कितना अमाउंट था इसका? 80CC। ठीक है, सो ये भी मैंने आपको करवाया हुआ है। सो यहाँ पर जो इसका लिमिट था ये था आपका 12 लाख। ठीक है, आई थिंक 80CC नहीं करवाया हुआ है, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि मुझे याद नहीं आ रहा 80CC नहीं हुआ है हमारा। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, अभी आप सीख लेंगे कि 80CC क्या होता है। 80C आपको पता है, ठीक है, 80CCC आपको पता है, 80CC आपको पता है, ठीक है ना। 80C के बारे में मैं आपको याद दिलाऊं तो 80C में मैक्सिमम रिडक्शन 1.5 क्लेम कर सकते थे। जो भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं अपनी, चाहे LIC हो गया, EPF हो गया, आपका NSC हो गया, है ना, इंडिविजुअल HUF। 80CCC किसका था? 80CCC सिर्फ इंडिविजुअल का था, 1.5 लाख का। ठीक है, फिर एक 80CCD भी था, हाँ, CC के बाद CCD भी था। CCD भी कुछ इस तरीके से था। 80CCE भी था। 80CCE किसका था? ये था 1.5 लाख का। ऐसे ही बच्चों एक आता है आपके पास 80CCG। ये किसकी बात करता है? मैम ये भी कंट्रीब्यूशन की ही बात करता है। ठीक है, ये भी कंट्रीब्यूशन की ही बात करता है। कितना कंट्रीब्यूशन इसके अंदर है? अगर आपने नोट नहीं किया तो प्लीज इसको नोट कर लीजिएगा। टोटल इनकम शुड नॉट एक्सीड रुपीज 12 लाख। 12 लाख से ऊपर अगर आपकी इनकम एक्सीड नहीं कर रही है, ठीक है ना, तब आप इसके अंदर डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। तब आप क्या कर सकते हैं? इसके अंदर डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, 12 लाख की लिमिट यहाँ पर होती है। ये भी रिलेटेड टू किसके है? इन्वेस्टमेंट। बस यहाँ पे इनकम के कंसेप्ट आता है, तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा, दैट इज 12 लाख रुपीज। समझ आया? क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, साहिल वर्क्स इन अ टेक्नोलॉजी कंपनी। साहिल जी है यहाँ पर टेक्नोलॉजी कंपनी में काम करते हैं। 1 जनवरी 2019 को इन्होंने क्या किया था? एक लोन लिया था 2,40,000 का अपनी कंपनी से। किसके लिए? अपनी बेटी के एजुकेशन के लिए। ड्यूरिंग द ईयर 2020-21 में उन्होंने 46,000 का इंटरेस्ट पे कर दिया है, और अभी जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसके साथ 10,000 का इंटरेस्ट पे करना बाकी है। नहीं सॉरी, 46,000 पे कर दिया एज अ इंटरेस्ट और रीपे कर दिया प्रिंसिपल कंपोनेंट 10,000। प्रिंसिपल का 10,000 वाला अमाउंट पे कर दिया और इंटरेस्ट पे कर दिया 46,000। तो कह रहा है कि कितना डिडक्शन ही क्लेम कर सकते हैं अंडर सेक्शन 80E। भाई आप क्वेश्चन ढंग से पढ़ेंगे तो आप देख सकते हैं वो अपनी बेटी के लिए लोन ले रहे हैं। अपने लिए लोन नहीं ले रहे हैं, अपनी बेटी के लिए लोन ले रहे हैं। अगर ये अपने लिए लोन लेते तो हम यहाँ पर एजुकेशन पे जो इनका इंटरेस्ट है उतना अमाउंट का डिडक्शन दे देते, यानी कि 46 का डिडक्शन दे देते। बट क्योंकि अपनी बेटी के लिए इन्होंने लोन लिया हुआ है तो यहाँ पर ये डिडक्शन क्लेम नहीं कर पाएंगे, एंड दैट वुड बी योर आंसर निल। समझ आया? 9 का आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन ए निल। ठीक है, सो यहाँ पे ये क्लेम नहीं कर सकते डिडक्शन। ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं, सो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961 which of the following can claim a deduction for any sum contributed during the previous year to a political party or electoral trust। पॉलिटिकल पार्टी या इलेक्टोरल ट्रस्ट के लिए अगर आपने कोई कंट्रीब्यूशन किया है तो उसके लिए इनमें से कौन डिडक्शन क्लेम कर सकता है? लोकल अथॉरिटी, इंडिविजुअल, आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन या नन ऑफ द अबव। तो ये हमने पढ़ा था। हम डोनेशंस की बातें करते हैं। डोनेशन की बातें किसमें होती हैं? सेक्शन 80G के अंदर होती है ना। जब 80G सेक्शन में हम डोनेशन की बातें करते हैं तो हम यहाँ पर सारे एसएससीज को लेते हैं, लेकिन यहाँ पे कह रहा है पॉलिटिकल पार्टी और दूसरा क्या है आपका? पॉलिटिकल पार्टी और इलेक्टोरल ट्रस्ट। अब जब पॉलिटिकल पार्टी और इलेक्टोरल ट्रस्ट की बात हम यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पर वो पूछ रहा है कि कौन इसका डिडक्शन क्लेम कर सकता है। ठीक है, सो देखिए कोई भी पर्सन
एनी पर्सन अदर देन, पढ़ा था ना हमने, एनी पर्सन अदर देन लोकल अथॉरिटी, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन, ठीक है, एंड कोई भी ऐसी पार्टी जिसे गवर्नमेंट फंड कर रही है। तीन चीजें थी, क्या क्या, एजेपी, एलए और कोई गवर्नमेंट फंडेड ऑर्गेनाइजेशन। इन तीनों के अलावा कोई भी इसके लिए क्लेम कर सकता है। अब ऑप्शन देखेंगे आप, लोकल अथॉरिटी तो नहीं होगा, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन नहीं होगा, नन ऑफ द अबव नहीं होगा, तो ऑप्शन बी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर बनेगा, इंडिविजुअल। ठीक है, सो ये मैंने आपको कराया है 80 GGC के अंदर पढ़ लेंगे, चाहे आप इसको, चाहे आप 80 GGB के अंदर पढ़ लें, ठीक है ना। और 80 GG तो आपका हाउस रेंट का है, तो उससे कंफ्यूज मत होना, और 80 G आपकी नॉर्मल डिडक्शंस का ही है। तो बस यहाँ पे जो GGA होता है ना, सॉरी, जो सिर्फ GG होता है ना, वो रेंट का होता है, बाकी जो है आपकी किससे रिलेटेड है, बाकी आपकी डोनेशन से जुड़े हुए हैं, तो कंफ्यूज मत होना इस चीज पे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। रघु's फादर इज डिपेंडेंट ऑन हिम, रघु के फादर डिपेंड करते हैं किस पे, रघु पर, यानी कि डबल डी का कंसेप्ट है, जो कि 90% डिसेबिलिटी के साथ सफर कर रहे हैं। रघु ने उनके ऊपर जो खर्चा किया है मेंटेनेंस का, किया है 72,500 का, तो आपसे पूछा है कि कितना डिडक्शन वो क्लेम कर सकता है। तो अगर आपने इस चीज को अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको यहाँ पर पता है कि अगर 80 डबल डी की हम बात करें, जिसमें एक पर्सन है जो क्या कर रहा है, एसएससी पे डिपेंड करता है अपनी डिसेबिलिटी की वजह से, ठीक है। सो अगर नॉर्मल डिसेबिलिटी है विच इज 40%, दैट वुड बी 75,000, ठीक है। लेकिन अगर सीवियर डिसेबिलिटी है यानी कि 80% से ज्यादा, तो 1,25,000 तक वो क्लेम कर सकता है डिडक्शन के लिए। सो यहाँ पर रघु ने इतना खर्चा किया है, लेकिन वो क्लेम कितना कर सकता है, 1,25,000। अभी भी उस पर कुछ अमाउंट है जिसपे वो क्लेम कर सकता है। अच्छा, ये असेसमेंट ये जो है ना, इन सबको चेंज कर लीजिएगा, 22-23 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और पीछे भी कोई क्वेश्चन था उसमें भी चेंज कर लेना, हमें कंसेप्ट पे ध्यान देना है, ठीक है। ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर बनेगा, दैट इज 1,25,000। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि भारत जो है वो इंगेज्ड है किसी बिजनेस में जिसमें 10,000 पर मंथ क्या करते हैं, वो पे करते हैं अपने चेक से रेंट के लिए, ठीक है। रेंट के लिए पेमेंट हो रही है भाई, तो अभी अभी बताया था, कौन सा सेक्शन था, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, कमेंट कीजिए नीचे, कौन सा सेक्शन था जो रेंट से रिलेटेड मैंने बताया था, अभी तो बताया आपको 80 डबल जी, कहाँ दिक्कत आ रही है इसमें, ठीक है। 80 डबल जी, जब आपको एचआरए रिसीव नहीं होता तो आप क्या करते हैं, अपने रेंट को एज अ डिडक्शन क्लेम कर लेते हैं। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि 10,000 मैं रेंट के लिए पे करता हूँ, खुद का इनका रेजिडेंशियल बिल्डिंग नहीं है। सो 80 डबल जी के अंदर उनकी जो इनकम है दैट इज 3,40,000 है। तो बताइए कितना इनकम एज अ डिडक्शन वो क्लेम कर सकते हैं, कितना डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक क्राइटेरिया था, 5,000 पर मंथ, 25% ऑफ एडजस्टेड टोटल इनकम, या फिर एक्सेस ऑफ, मतलब रेंट पेड माइनस 10% ऑफ एडजस्टेड टोटल इनकम, ठीक है। ये केस थे, मैंने आपको कराया था 80 डबल जी में। 5,000 पर मंथ ले लीजिए, 25% ऑफ टोटल इनकम का, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ टोटल इनकम, टोटल इनकम दे रखी है, रेंट पेड भी आपको दे रखा है, पर मंथ के हिसाब से दे रखा है, तो पर मंथ ले लीजिएगा, ठीक है। इसको भी पर मंथ कर लीजिएगा, डिवाइड बाय 12 कर लीजिएगा, पर मंथ का मिल जाएगा, या फिर इन सभी को इंटू 12 कर लीजिएगा, ठीक है। देख लीजिएगा इन सब में जो भी सबसे डिडक्शन होगा, मतलब जो सबसे लीस्ट होगा, वो एज अ डिडक्शन क्लेम कर लेंगे। कैलकुलेट आपको करना है और कमेंट बॉक्स में बताना है कि क्या इसका आंसर बनेगा। आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। छोटा सा होमवर्क आपके लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। राजन ने 25,000 पे किया है LIC इंडिया में, मतलब कॉन्ट्रीब्यूशन ये करते थे, फॉर द मेंटेनेंस ऑफ हिज डिसेबल्ड सन एंड इनकर्ड 15,000 फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ हिज हैंडीकैप्ड वाइफ हु इज वर्किंग इन SBI। राजन जी है वो 25,000 LIC का पेमेंट कर चुके हैं अपने डिसेबल्ड सन के लिए, और 15,000 का पेमेंट कर चुके हैं वो अपनी वाइफ के लिए जो कि SBI में काम करती है। तो 80 डबल डी के तहत डिडक्शन क्लेम कितना वो कर सकेंगे। सो 80 डबल डी, अभी हमने बोला, देखो आप ये मत कहना कि भाई ये तो ये अर्न कर रही है तो कैसे ये डिडक्शन राजन जी क्लेम करेंगे। भाई 80 डबल डी में क्या कहता है कि कोई डिसेबल्ड पर्सन है जो आप पे डिपेंडेंट है, तो अगर है कहीं पे ऐसा कि डिपेंडेंट है ना, तो आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। आपको बस शो करना होगा कि हाँ ये मुझ पे डिपेंडेंट है। सो नॉर्मल केस में क्या है 75,000, और सीवियर डिसेबिलिटी में क्या है 1,25,000।
अब यहाँ पर डिसेबिलिटी के बारे में नहीं बताया है तो हम क्या मानेंगे, हम अज्यूम करेंगे कि नॉर्मल डिसेबिलिटी है। ठीक है, नॉर्मल डिसेबिलिटी है तो सिंपल अमाउंट क्या बनेगा 75,000। तो ऑप्शन डी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, 80TTA। 80TTA अभी मैंने करवाया आपको कि 80TTA बात करता है किस चीज के बारे में, अभी हमने क्विकली रिवाइज किया। देखिए ऐसा नहीं करेंगे आप, सेविंग्स के बारे में, सेविंग्स के बारे में। ठीक है, बैंक में करवा लो, चाहे पोस्ट ऑफिस में करा लो, चाहे कोऑपरेटिव में करा लो। यहाँ पर मैक्सिमम अमाउंट कितना है 10,000। 10,000 का डिडक्शन आप क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो एलिजिबल है, यहाँ पे इंडिविजुअल भी एलिजिबल होता है, HUF भी एलिजिबल होता है। ठीक है, कंपनी तो नहीं होती, ऑप्शन सी हटा देंगे। तो देखो यहाँ पे दे रखा आपको HUF एंड इंडिविजुअल, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर बनेगा। HUF एंड इंडिविजुअल जो है वो क्या कर सकते हैं, वो क्लेम कर सकते हैं अंडर सेक्शन 80TTA। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 एंड द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडेज सेशन कि 80GG में, ओहो 80GG में जब आप रेंट पेड के बारे में बात करते हैं तो कैन नॉट बी मोर देन, किससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। सो अभी हमने इसका देखा 5,000 पर मंथ है ना, 5,000 पर मंथ था, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, पीछे मैंने आपको क्वेश्चन होमवर्क में दिया है। ठीक है, सो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने कई डिडक्शंस को रिवाइज भी किया और उसके एमसीक्यूज को भी बहुत अच्छे से सॉल्व किया एंड आई होप ये सेशन आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहा है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपने कितना स्कोर किया है। PDF आपका इसका टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। अगर आपने डिडक्शंस का वीडियो नहीं देखा है, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो सोच रहे होंगे ये कहाँ से पूछ लिया, ये क्या आ गया, कैसे आ गया, तो डिडक्शंस के लिए आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आपको उस वीडियो को पूरा देखना है, अपने नोट्स बनाने हैं और PDF भी आपको मिल जाएगी। ठीक है, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। I'll see you in the next video। TDS के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, तब तक के लिए अच्छे से पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए, कीप स्टडिंग एंड कीप रिवाइजिंग। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ स्टूडेंट्स, बाय बाय।